नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान। अपने आज संविधान के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और अपने आज देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन, देखो जो संविधान संशोधन है ना, उसका वर्णन आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 368 के अंदर। अब अपने को क्या जानना है इसमें? अपने को केवल इसमें इतना जानना है कि भारत के अंदर संविधान संशोधन कैसे कैसे किया जा सकता है, संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है। पहली बात तो संविधान संशोधन का मतलब क्या है। संविधान संशोधन का मतलब है, अगर आप संविधान के अंदर कोई भी शब्द हटाना चाहते हैं, कोई भी शब्द जोड़ना चाहते हैं, कोई भी शब्द बदलना चाहते हैं, अगर आप संविधान के अंदर एक तरीके से वो एक फाइल है, किताब है, जिसके अंदर अगर आप कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो वो संविधान संशोधन होगा। ये तो होगी इसकी सामान्य भाषा की बात, परंतु संवैधानिक भाषा के अंदर संविधान संशोधन को ऐसा नहीं माना जाता है। अगर अपने सामान्य भाषा में बात करें तो भारत के अंदर संविधान संशोधन से संबंधित जो चीज है वह अपने कुछ उसके सामान्य प्रावधान पढ़ते हैं, बाद में उसके तरीके पढ़ते हैं। पहली बात, संविधान संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। संविधान संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। भारत में और किसी के पास संविधान संशोधन करने की इजाजत नहीं है। तो संविधान संशोधन कौन कर सकता है? केवल और केवल संसद कर सकती है, किया जा सकता है। दूसरी बात, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक, क्योंकि अगर संसद द्वारा करवाना है तो आपको विधेयक लाना पड़ेगा। जो संविधान संशोधन का विधेयक होगा, संविधान संशोधन विधेयक केवल सरकार द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है। तो अगर सामान्य विधेयक होता है तो वो एक निजी सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। अपने भारत के अंदर कानून बनाने की प्रक्रिया देखी थी, परंतु संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होगा वह एक निजी सदस्य के द्वारा नहीं लाया जा सकता, वो केवल और केवल सरकार के द्वारा लाया जा सकता है। दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक में संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। बाकी अन्य चीजों के लिए, जैसे कि एक सामान्य विधेयक है और अगर किसी प्रकार से दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाता है तो वहां पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के अंदर, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और लोकसभा के नियमों के अनुसार से उसका संचालन किया जाता है। हालांकि ऐसी बैठक संविधान संशोधन संबंधी विधेयक के लिए नहीं हो सकती। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, पहली बात। ठीक है। अगली बात, संविधान संशोधन विधेयक जब संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो सामान्य विधेयक के ऊपर उसको वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सामान्य विधेयक के ऊपर उसको अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग करने की इजाजत होती है, जिसके अंदर वो जेबी वीटो प्रयोग में कर सकता है, पुनर्विचार वीटो प्रयोग में ले सकता है, आत्यांतिक वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालांकि जब विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित होगा तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जो है वो समाप्त हो जाएगी, का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, ये बातें अपने को ध्यान रखनी है, पहली बात तो। अब अपने देखते हैं संविधान संशोधन की तरीके क्या है, प्रकार क्या क्या है। पहला प्रकार होता है सामान्य बहुमत द्वारा। सामान्य बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत किसके अंदर? संसद के दोनों सदनों के अंदर। तो कुछ ऐसे प्रावधान जिनके अंदर संशोधन जो है वो सामान्य बहुमत के द्वारा। सामान्य बहुमत का मतलब होता है उस दिन जो मतदान कर रहे हैं उस समय पर जितने भी सदस्य है उनका जो है 50% से ज्यादा सामान्य बहुमत। तो अगर चाहे लोकसभा की कुल सदस्यता कितनी है, राज्यसभा की कुल सदस्यता कितनी ही है, समस्या एक ही है कि वहां पर उस दिन मतदान के समय जितने लोग उपस्थित हैं उनका बहुमत होना चाहिए आपके पक्ष में, उसको सामान्य बहुमत कहा गया है। दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत का मतलब होता है मतदान करने वाले
सदस्यों का 2/3 जो कि कुल सदस्यों के 50% से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसको कहा गया विशेष बहुमत। तो उस दिन जो जितने लोग वहां पर मतदान कर रहे हैं ऐसे किसी विधेयक के ऊपर या ऐसे किसी प्रस्ताव के ऊपर, उनमें से 2/3 लोग आपके पक्ष में होने चाहिए। परंतु ऐसा हो, उदाहरण के लिए आपकी लोकसभा की कुल सदस्यता जो है वो है, मैं उदाहरण लेता हूं 600, ठीक है। अब उस दिन आए हुए हैं वहां पर 300 लोग, संभव है क्योंकि गणपूर्ति तो केवल 10% होती है, 10% लोग आने के बाद काम जो है वो शुरू किया जा सकता है। तो उस दिन आए हुए हैं केवल 300 लोग। अब 300 लोग वहां पर मतदान कर रहे हैं, तो उसका 2/3 कितना हो गया? उसका 2/3 हो गया 200। अब 200 लोगों ने आपके पक्ष में मतदान कर दिया, संविधान संशोधन का जो विधेयक था या प्रस्ताव था उसके पक्ष में मतदान कर दिया, तो क्या वो जायज है? नहीं है, क्योंकि जो वहां पर ये 2/3 है ना, वो ज्यादा होना चाहिए किसका? कुल सदस्यता। तो आपकी लोकसभा की कुल सदस्यता अपने उदाहरण में लिए 600, तो 600 का 50% 300, तो मिनिमम 300 वोट तो आने ही चाहिए उस दिन। अब 300 के साथ साथ आपको यह भी शर्त पूरी करनी पड़ती है कि जितनी आपके उस दिन मतदान करने वाले लोग हैं उनका 2/3 भी आपके पक्ष में होना चाहिए। तीसरा तरीका होता है संविधान संशोधन का, विशेष बहुमत के बाद, बहुमत के बाद 50% राज्यों की सहमति, 50% राज्यों की सहमति। तो संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो अकेली संसद के द्वारा संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। संसद के द्वारा पारित होने के बाद उनको राज्यों के पास भेजा जाता है, और जब तक भारत के कुल राज्यों का 50% राज्य, जैसा कि 30 राज्य हैं तो 15 राज्य उसके लिए सहमत नहीं हो जाते हैं, तब तक उसको पारित नहीं माना जाता है। अब अगर अपने समझने के लिए इनको 3 श्रेणियों में, इनको मैं श्रेणी ए कह देता हूं, इसको मैं श्रेणी बी कह देता हूं, ऐसे प्रावधान जो ए के तरीके से उपलब्ध संशोधित हो सकते हैं, ऐसे प्रावधान जो बी तरीके से संशोधित हो सकते हैं, और ऐसे प्रावधान जो सी तरीके से संशोधित हो सकते हैं। हालांकि तीनों के द्वारा ही संविधान के अंदर बदलाव किया जा रहा है, परंतु अगर अपने अनुच्छेद 368 की बात करें तो अनुच्छेद 368 के अंदर केवल बी और सी को ही संविधान संशोधन माना गया है, ए को संविधान संशोधन नहीं माना गया है। हालांकि संविधान के अंदर बदलाव इससे ही हो रहा है। तो संविधान के वो प्रावधान जो सामान्य बहुमत से बदले जा सकते हैं, उन प्रावधानों को संविधान संशोधन की परिभाषा में नहीं रखा जाता है। तो अगर बात करें तो संविधान संशोधन केवल इन 2 तरीकों से हो सकता है भारत के अंदर। अगर अनुच्छेद 368 की बात करें, वास्तविकता में 3 तरीकों से हो सकता है। अब अपने ये देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो इस प्रकार से होते हैं। श्रेणी सी के प्रावधान, श्रेणी सी के प्रावधान। तो देखो, पहली बात तो अगर राज्यों की सहमति ले रहे हैं अपने, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें उन्हीं प्रावधानों को रखा जाएगा जिनका प्रभाव राज्य पर भी पड़ता है, अन्यथा उस प्रावधान में राज्य की सहमति लेने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर आ जाता है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति और उसका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वह केंद्र व राज्य दोनों का संयुक्त है। तीसरा, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव। तो अगर आप लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित कोई बात बदलना चाहते हैं, उनके अंदर सदस्यता बदलना चाहते हैं, तो आपको 50% राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। अगला आ जाता है विषयों का बंटवारा, या चौथी अनुसूची के अंदर अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, चौथी अनुसूची अगर उसके अंदर आप संशोधन करना चाहते हैं। अगला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्ति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी केंद्र व राज्य दोनों का एकीकृत है। अगला आ जाता है अनुच्छेद 368 के अंदर ही आप बदलाव करना चाहते हैं, तो आपको राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। अब राज्यों की सहमति लेने का मतलब क्या है कि जब ऐसा विधेयक संसद से पारित हो जाएगा उसके बाद वो राज्यों को भेजा जाएगा। अब भारत के अंदर अगर 30 राज्य अपने लें, उदाहरण को आसान बनाने के लिए, तो जब 15 राज्यों की विधानसभा उस विधेयक के ऊपर मोहर लगा देगी, तब उस विधेयक को पारित समझा जाएगा। जब तक कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा जो है उस पर मोहर नहीं लगाती है, तब तक उसको पारित नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका लिखना अगर अपने को है तो इन प्रावधानों में
संशोधन के लिए विधेयक संसद से पारित होने के बाद, संसद से पारित होने के बाद राज्यों की विधानसभा को भेजा जाता है, राज्यों की विधानसभा को भेजा जाता है तथा जब तक कम से कम 50%, कम से कम 50% राज्य विधानसभा इसको पारित नहीं कर देते हैं, पारित नहीं कर देते हैं, यह अधिनियम नहीं बन सकता। ठीक है, इसके अंदर कौन सी चीजें आती है वो आपने देख लिया, अधिनियम नहीं बन सकता। तो ये तो आ जाती है श्रेणी सी के अंदर। अब श्रेणी बी की बात करें या ऐसे प्रावधानों की बात करें जिनको विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जाता है, तो श्रेणी बी के प्रावधान, श्रेणी बी के अंदर कौन से प्रावधान है? ऐसे प्रावधान जो विशेष बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। तो इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है मौलिक अधिकार और एक आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब बाकी जो सामान्य बहुमत वाले हैं, इनके अलावा जो भी प्रावधान बच गए हैं वो सारे के सारे प्रावधान कैसे बदले जा सकते हैं सामान्य बहुमत से? जैसे नागरिकता का प्रावधान है, राज्यों का क्षेत्र है, या कोई भी प्रक्रिया है, वो सारी की सारी कैसे बदली जा सकती है? इन प्रावधानों के माध्यम से बदली जा सकती है। इतना सा अपने को संविधान संशोधन के अंदर ध्यान रखना है। ये होती है भारत की संविधान संशोधन की प्रक्रिया। परंतु अपने को ध्यान रखना है एक बात का कि केशवा भारती मामले के अनुसार, केशवा भारती मामले के अनुसार संसद संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है, परंतु बदल सकती है परंतु मूलभूत ढांचे को बदले बिना, ढांचे को बदले बिना। तो मूलभूत ढांचे को बदले बिना जो है वह किसी भी भाग को, अब ये मूलभूत ढांचा होता है, तो मूलभूत ढांचे का मतलब है वो सभी चीजें जो भारत के चरित्र को दर्शाती है। जैसे कि अगर आपने भारत के अंदर से वो प्रावधान ही बदल दिए जो भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य बनाते हैं, तो भारत का चरित्र ही अलग हो गया। भारत का पहले चरित्र था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, अब आपने पंथ निरपेक्षता के प्रावधान बदल दिए तो फिर वो भारत का मूलभूत ढांचा ही बदल गया। वैसे जैसे वो प्रावधान जो भारत को लोकतांत्रिक राज्य बनाते हैं, अगर आपने वो प्रावधान बदल दिए तो भारत लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, और लोकतंत्र जो है वह भारत का एक आधारभूत गुण है, तो आप उसको नहीं बदल सकते। ठीक है, ये सब बातें संविधान संशोधन के अंदर अपने को ध्यान रखनी होती है। इसके बाद अपना ये टॉपिक खत्म होता है। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनकी एक सूची आपको पीडीएफ के तौर पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप लोग देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, अन्यथा एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। कई बार वर्ष जरूर पूछ लिया जाता है, इसलिए उन आप संविधान संशोधनों की सूची को एक बार देख लें। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। अगली क्लास में एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।